Welcome back to new session. So आज we will be studying some one down to earth article. So चलिए start करते हैं. तो आर्टिकल ये था कि भाई हॉर्न ऑफ अफ्रीका में scientists and researchers are saying to change the status of African cheetah from vulnerable to endangered. तो ये आर्टिकल ये बता रहा है. तो इससे जानने से पहले हम सबसे पहले पता लगाते हैं कि कितने चीता की स्पीशीज कितनी है वैसे. तो वर्ल्ड में चीता की अप्रोक्सीमेटली 4 तरह की स्पीशीज है. एक सहारन चीता हो गया, ये पाया जाता है आपका नॉर्थ वेस्ट, इसको नॉर्थ वेस्ट चीता भी बोलते हैं. ठीक है, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट चीता. फिर हो गया एशियाटिक चीता, ये इंडिया और अभी प्रेजेंटली ईरान में पाया जाता है, पर इंडिया में भी पाया जाता है, एशिया में. ठीक है, इसका नाम है हैकी, इसका नाम वेनेटिकस. फिर आता है तीसरा साउथ एंड ईस्ट अफ्रीकन चीता जुपिटस. ये है साउथ अफ्रीका साइड, नामीबिया साइड, साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साउथ में पाया जाता है. और फिर हो गया ये होगा आपका नॉर्थ ईस्टर्न चीता, जो सुडान चीता ही बोलते हैं, सोमाली. तो ये जो न्यूज है ये इस चीता से रिलेटेड है कि इसका स्टेटस जो अभी वल्नरेबल है, इन 4 में से 2 के स्टेटस वल्नरेबल है और 2 क्रिटिकली एंडेंजर्ड है. तो वेस्ट वाला है और जो इंडिया वाला है ईरान का एंडेंजर्ड है, बाकी दोनों वल्नरेबल है. पर जो साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि भाई इसका चेंज करो, वल्नरेबल से इसको एंडेंजर्ड करो, और शायद क्रिटिकल एंडेंजर्ड भी हो सकता है ड्यू टू स्मगलिंग ऑफ पफ्स टू अरब नेशंस. सो एक मैप बना लेते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ कहाँ पे जाता है. ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया. ठीक है, ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, इजिप्ट, सिनाई पेनिसुला, और ये आपका सऊदी अरेबिया टाइप हो गया. ठीक है, तो ये वाला जो चीता है कि ये पाया जाता है, इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट चीता. ये इस इलाके में पाया जाता है, साहिल बेल्ट में. ठीक है, ये इधर पाया जाता है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड. जो अभी चीता इंडिया में आए थे कूनो नेशनल पार्क में, वो ये वाला था चीता, साउथ अफ्रीका चीता बोलते हैं इसको. ये नीचे वाले पार्ट में पाया जाता है, ये वल्नरेबल है, इसकी पॉपुलेशन ठीक ठाक है. और जो न्यूज आई है सोमरिंगी, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीकन चीता सोमालिया साइड पाया जाता है, सवाना सीरिया में. ये चीता इस वाले पार्ट में पाया जाता है. ठीक है, इसकी ये भी वल्नरेबल है. और जो हमारा एशियाटिक वेनेटिकस है, ये इसकी रेंज ये थी पहले, पर अब ईरान में पाया जाता है. तो ये चीता की न्यूज हो गई. तो इनके नाम याद कर लेना, वेनेटिकस, सोमरिंगी कौन सा है, और जिनके आईसीएन स्टेटस बहुत जरूरी है. और देखने में भी सारे अलग ही दिखते हैं, देखो आप पता लगा सकते हो. तो ये हो गई चीता की न्यूज फिनिश. फिर आते हैं एक फैक्ट्स जानने के लिए. हम ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर का ऑफिस है, जो अटैच ऑफिस होता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट, DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आता है. तो इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं कि इसके 2 बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. एक तो होलसेल प्राइस इंडेक्स ये बनाता है, आप देख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. और दूसरा ये प्रोड्यूस करता है मंथली इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन, IIC. तो ये इसका भी मंथली प्रोड्यूस करता है कोर इंडस्ट्रीज, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कितनी हो रही है. 8 कोर इंडस्ट्रीज है उसका है, और इसके अलग अलग वेटेज है, उसको प्रोड्यूस करता है. और इसका ये डेटा IIP को हेल्प करता है, सॉरी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस को IIP इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने में थोड़ा हेल्प कर देता है. तो ये 2 इसके बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, WPI और ये. तो देखना है DPIIT के अंदर आता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर. अटैच ऑफिस है, सेम ऑफिस ऐसी ही एक और है, CACP. ठीक है, इसका फुल फॉर्म मैं भूल गया, एग्रीकल्चर एंड कोस्ट प्राइस कमेटी ऐसी है. तो ये भी एक अटैच ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर आता है. और इसका रोल आप सबको पता है कि ये रिकमेंडेशन देता है CAC कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को MSP से रिलेटेड 23 जो MSP प्रोडक्ट्स है उस पर हम बात करेंगे. तो CACP इज एन अटैच ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफिस के अंदर, और ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर इज एन अटैच ऑफिस इसके अंदर. तो CACP का बता देता हूँ कि इसका में एक चेयरमैन होता है, एक सेक्रेटरी होता है, और एक सेक्रेटरी होगा. और जो बहुत जो मैं बोल रहा हूँ इम्पोर्टेंट है, एक
एक मेंबर ऑफिशियल होता है और 2 नॉन ऑफिशियल मेंबर होते हैं, और 2 ये नॉन ऑफिशियल होते हैं, ये फार्म यूनियंस, फार्मिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फार्मिंग कम्युनिटी के होते हैं। तो टोटल 5 लोग हो गए सीसीपी के अंदर, एक चेयरमैन, एक मेंबर सेक्रेटरी और 3 मेंबर जिनमें से एक ऑफिशियल है और 2 नॉन ऑफिशियल है। ठीक है, 23 उस पे होती है एमएसपी। तो इसमें से इसका लाइक 4 ग्रुप में दी जाती है, मतलब रबी खरीफ, रबी क्रॉप, और वो क्या कहते हैं कमर्शियल क्रॉप, और 5 ग्रुप में होती है। रबी खरीफ हो गया और बाकी सब अलग है, कॉटन, जूट और शुगर केन। ठीक है, सॉरी, ठीक है, 5 ग्रुप में रिकमेंडेशन आती है। रबी खरीफ, कॉटन तो शायद खरीफ क्रॉप हो गया, तो जूट हो गया अलग से, शुगर केन हो गया, तो कोपरा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पे भी अभी आएंगे नीचे इसके बारे में। तो आपने पढ़ लिया ये सब, तो वही फोटो आपको दिख रही है, क्या है ये फोटो, बहुत जरूरी है, अभी न्यूज में है। एक रिजर्वोयर था, उसका नाम मैं भूल गया, शायद मुरल सरोवर रिजर्वोयर है, मुरल सरोवर रिजर्वोयर, ये वाला मुरल सरोवर है। इस पे लाइक वो बनाया जा रहा है, एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है इस पे ही। ठीक है, ये क्या है, ये कंबलकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये, और सिमाचलम हिल है, दोनों हिल है, ये कंबलकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इस हिल पे, और इसके बीच में है ये पानी का एक लेक टाइप है, विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में। तो इधर एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बन रहा है। ये दिख रहा है आपको मेघादि गेड्डा रिजर्वायर, ये भी एक रिवर है मेघादि गेड्डा, जो विशाखापट्टनम को पानी विश्व से जाता है। इस पे भी एक फ्लोटिंग सोलर प्लांट है, आपको दिख भी रहा होगा फोटो में, ये रहा। तो ये 2 मुरल सरोवर और मेघादि गेड्डा रिजर्वायर, ये जान लेना ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, हो गया विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम। और एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं बता देता हूँ, एक पोलावरम डैम प्रोजेक्ट भी बन रहा है, बहुत टाइम से बन रहा है, 20 साल हो गए, कंप्लीट नहीं हो पा रहा। वो भी आंध्र प्रदेश में है, गोदावरी रिवर के ऊपर, उस पर भी काम चल रहा है, जहाँ पे गोदावरी एंड हो रही है। ठीक है, उससे थोड़ा किलोमीटर पहले ही बनाया जा रहा है ये डैम पोलावरम। ठीक है, एक क्वेश्चन आप सबके लिए, इस पे ध्यान देखो, यहाँ पे दे भी रखा है कि डिफरेंस बिटवीन फ्लैग होस्टिंग एंड फ्लैग अनफर्लिंग। ठीक है, ये क्या डिफरेंस है, ये हमारे 2 इवेंट है, एक 15 अगस्त और 26 जनवरी को, ये 2 अलग अलग इवेंट होते हैं, इनका मीनिंग क्या है, क्या रिप्रेजेंटेशन है, क्यों होता है और कौन कौन करता है, इसका मुझे चैट में आज का आंसर दीजिए अगर आपको पता है, बहुत जरूरी है जानने, नॉलेज के लिए भी। तो जो मैंने बताया, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करता है, तो उसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज है और उन सबका वेटेज अलग अलग है, ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है। तो ये होगी सीमेंट, कोल, क्रूड, तो इसमें सबसे ज्यादा है पेट्रोलियम है, इसका वेटेज 28। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये याद रख लेना पूरा, इसका मतलब वो है वेटेज वाइज कौन सबसे ज्यादा है, पर आप अरेंज कर सकते हो कुछ मोटा मोटा है। अब ये भी न्यूज आया था, इसलिए पेट्रोलियम से ज्यादा है, फिर इलेक्ट्रिसिटी है, कोल इसके बाद है, इलेक्ट्रिसिटी के बाद कोल है, कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनता है पर मेजरली, पर उसका 10.3 वेटेज है। ठीक है, और सबसे कम देख लो भाई किसका है, फर्टिलाइजर का है सबसे कम मेरे हिसाब से 2.63, हाँ फर्टिलाइजर का। ठीक है, तो ये जो आईआईपी है ना, जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सीएसओ बनाता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीकेशन है, इसके अंदर 2 मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक, मतलब इन दोनों को मिला के बनाया गया था, एक मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक है मतलब डिपार्टमेंट, एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक है इसमें 2 है, एक इसको ही मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स को ही एनएसओ बोला जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो इसके अंदर 2 डिवीजन है, एक सीएसओ है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है, तो जो सीएसओ है वो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिलीज करता है, जिसके अंदर वैसे तो जो इसका जो डेटा पॉइंट्स है वो यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल ऑफिस से आता है। तो उसमें लाइक 6 पैरामीटर है जो लिए जाते हैं,
मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन, और आपका हो गया गैस एंड वाटर, ठीक है, और माइनिंग। बट इंडिया में कंस्ट्रक्शन, गैस एंड वाटर वाला पैरामीटर यूज नहीं किया जाता क्योंकि डेटा पॉइंट इतना है नहीं, तो मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी ही लिया जाता है। तो जो इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री है वो इसका 40% इससे ही यूज होकर 40% कुछ वेटेज वो बनाती है, ठीक है। ठीक है, ये बताना कमेंट में जो मैंने पूछा आपको, और बाकी सब तो कवर हो गया है। ठीक है, मैंने उसका डाला नहीं, ऐड नहीं हो पाया जो उसका है। और उसमें एक चीज है, उसमें 7 खरीफ क्रॉप है एमएसपी में, ठीक है। 7 सीरियल होते हैं खाने वाले, जो खरीफ क्रॉप ही होता है शायद, 7 अलग अलग मिक्स है वैसे, पर 7 सीरियल हो गया, 5 पल्सेस हो गया, ठीक है, और 7 ऑयल सीड्स हो गया, पल्सेस 7 ऑयल सीड्स और 4 कमर्शियल क्रॉप, तो ये 23 हो गया। और इसमें देखा जा रहा है जो मिलेट्स है सिर्फ 3 मिलेट्स पे ही, सॉरगम, फिंगर मिलेट, रागी भी मिलता है शायद 2 या 3 मिलेट, रागी शायद 3 मिलेट है, उन पे ही एमएसपी दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ओनली 3, ज्वार, बाजरा और रागी, फिंगर मिलेट, पॉल मिलेट और सॉरगम, ठीक है, मिलेट वाला ध्यान रखना। और सीएससीपी 2 तरह की रिकमेंडेशन देता है, एक प्राइस रिकमेंडेशन जो एमएसपी के जरिए होता है कि भाई कैसे फार्मर को लाइक एक स्टेबिलिटी दी जाए जो बना रहा है लॉन्ग टर्म में, लाइक उसको एक मिला कि डिजायर उसको प्रॉफिट मिल सके अपनी कॉस्ट का, तो प्राइस रिकमेंडेशन एमएसपी एक नॉन प्राइस भी देता है, जैसे कि अच्छी सीड्स कैसे दे, फार्मिंग टेक्निक की नॉन प्राइस रिकमेंडेशन है, तो इससे भी तो ये ट्राई करता है कि नॉन प्राइस से भी लाइक अभी लाइक हमें अपना वो चेंज करना है, लाइक व्हाट डू से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना है, तो उसमें ये प्राइस रिकमेंडेशन सीएससीपी देता है, नॉन प्राइस, इन दोनों के जरिए भी हम क्रॉप डाइवर्सिफाई करने में हेल्प कर सकते हैं कि अच्छी चीज लाइक नॉन प्राइस रिकमेंडेशन दे अच्छी, कि फार्मर को न्यू टेक्निक दे, न्यू इरिगेशन मेथड्स हो गए, इरिगेशन मेथड शुड बी लाइक आल्सो सूटेबल एंड बेस्ट, ठीक है। और ये हो गया, और प्राइस रिकमेंडेशन तो ये हो सकता है कि भाई दूसरे जैसे है उन पे उनकी वो बढ़ाया जाए, एमएसपी, पल्सेस हो गए, ऑयल सीड्स हो गए, ये सब, और ठीक है, थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही।